इस वक्त फदील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। 2-3 दिन आप बाहर थे, मसरूफियत थी, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा वो नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर नज़र रखते हैं और मिडिल ईस्ट पे तो पिछले कई महीने से, शुरू से अगर देखा जाए तो उस पे उनकी नज़र है, एक-एक चीज़ पर वो गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बड़ी खबर अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया है। कल वाले हादसे के सिलसिले में इज़राइल के ज़रिए जो झूठ बोला गया था कि हमने हमलावर सभी हमास को मार डाला, आज इज़राइल का ही मीडिया एक वीडियो जारी करके ये बताया कि किस तरह से जो हमास के लड़ाके हैं वो वापस टनल में जा रहे हैं। यानी ये झूठ प्रोपगंडा जिस तरह से इज़राइल बोलता है और वो झूठ आज सामने आ गया है, ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनाब आदरणीय जयदीप सिंह मुंडेला जी, अमेरिका भिखमंगा देश होने वाला है, कंगाली की कगार पर तो पहुंच ही गया है, बस दिवालिया घोषित होना बाकी है। और ये इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका के हालात खराब हो रहे हैं। लेकिन ये भी सही है जो हसन रिजवी लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारी संख्या में हथियार इजराइल भेजे जा रहे हैं और बहुत से युवा फौजी जवान भी इजराइल भेजे जा रहे हैं, ये भी एक खबर है। तो इसके अलावा यहाँ पे मिस्र ने 40,000 की फौज जो है गाजावासी को रोकने के लिए लगाई है, या इजराइल के डर की वजह से कि सनाई इलाके में कहीं इजराइल यहाँ में ना आ जाए, तो क्यों ये लगाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल तरह तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। एक और खबर आ रही है, वो ये कि यूएई का उक्त विमान पहले भी सूडान में हथियार सप्लाई करते देखा गया है। तो यूएई का चूंकि एक तैयारा जो है वो क्या लेके गया है, क्या ये एक बहुत खबर गर्दिश कर रही है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर वेस्ट बैंक में इजराइल का E1 प्लान लागू हो जाता है तो वेस्ट बैंक का नाम नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये ख्वाब ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इस बात के लिए आमादा है, और हूती भी और ईरान भी। उसे ईरान के मिशन में वो चीज शामिल है। मुझे कम से कम इतना मालूम है जो मैंने अब तक ईरान के बारे में पढ़ा और देखा है। इसके अलावा यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब लिखा है कि आज गाजा में रेजिडेंस फोर्स ने एक सैनिक को स्नाइप कर दिया है, यहाँ पे ये भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने कहा, सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो का एल्गोरिदम चेंज होना चाहिए, क्योंकि चल रहे वीडियो से एंटी सेमिटिज्म फैल रहा है। यहाँ पे ये अब इस तरह की बातें सामने आ रही। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि फजील साहब बहुत ज्यादा खौफ है नेतन्याहू के अंदर, और उन्हें लग रहा है कि जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, कोई बड़ा अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, वरना उनका तख्ता पलट हो जाएगा। और वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, और दुनिया आज फ्रांस बोला, रूस पहली बार रूस ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि अब बहुत हो गया, अब जो है ये रुकना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो हैं, लेकिन वही जो देखने वाले हैं, जो हमारे साथ 22 महीने से जुड़े हैं कि साहब ये बयान कब तक आता रहेगा, एक्शन कब होगा। फजील साहब देखिए, नाउमीदी कुफ्र है, और इसी उम्मीद के साथ गजा के जिनके घर के लोग मर रहे, जिनके बच्चे मर रहे, वो नाउमीद नहीं है। तो हम लोग तो बहुत दूर बैठे हैं और बहुत कुछ नुकसान नहीं किए। इंशाल्लाह फिलिस्तीन जो है आज़ाद होगा, अलग देश बनेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी नाउमीदी होना ठीक नहीं। इजराइल तो बहुत छोटा बच्चा है, दुनिया अलग अलग भागों में बट रही है। यहाँ तो अमेरिका को घेरने की तैयारी चल रही है। आज सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूँ आपसे कि अर्मीनिया और ईरान में आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। अर्मीनिया एक ईसाई देश है और अमेरिका परस्त लोग बोलते हैं उसको, लेकिन जब अजरबैजान से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने कोई साथ अर्मीनिया का नहीं दिया। अर्मीनिया और ईरान के बीच में जो लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की लड़ाई है, ये दुनिया भर के अमन पसंदों की लड़ाई है, सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है।
आर्मीनिया जो है बात तो किया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका के खिलाफ दुनिया अब लामबंद हो रही है। इजराइल तो अमेरिका का बच्चा है। इजराइल बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या अमेरिका है। दुनिया अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो रही है। 6 वो कंट्री जो फ्रांस, ब्राजील और ब्रिटेन, ये सारे जो 6 कंट्री अमेरिका परस्त थे, जो नेटो में माने जाने कंट्री, इन लोग का लंबे समय से बहुत बड़ा दबदबा है, ये लोग अमेरिका का साथ छोड़ दिए और अमेरिका के खिलाफ वो यहूदी को मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन अपना दूतावास हमारे देश में आके खोल ले, हम उसको जमीन दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। आज एक बहुत बड़ी अपडेट है, किंग जॉन ने अपने आर्मी चीफ से कहा और उन्होंने दौरा किया, अपनी न्यूक्लियर उस जहाज से दौरा किया जिसपे न्यूक्लियर बॉम्ब फिट है, और उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया और अमेरिका समुद्र में ज्वाइंट कॉम्बिंग कर रहा है, ज्वाइंट अभ्यास, युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो किंग जॉन ने अपने आर्मी से कहा है कि युद्ध के किसी भी क्षण को यदि आपको लगता है कि पहली बात तो यह है कि दुश्मन पर नजर रखो, अगर वो हमला करे तो जोरदार जवाब दो, और आपको लगे कि वो हमला करना चाहता है तो उसके हमले से पहले आप हमला कर दो, और परमाणु बम को और ज्यादा बनाओ। जो अभी उनके पास पहले से जो स्टॉक है उसको 4 गुना करना चाह रहे हो, तैयारी शुरू कर दी है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कल को अगर जंग साउथ कोरिया में या नॉर्थ कोरिया में शुरू हो गई तो अमेरिका जाएगा ना साउथ कोरिया को बचाने। जब जाएगा तो 2-2 हाथ वहीं हो जाएगा। अमेरिका अपना इकबाल तो खत्म कर लिया ना, जिस तरह से ईरान पर हमला किया और ईरान ने उसके सारे बेस उड़ा दिए। अब वो मिडिल ईस्ट से खत्म हो चुके हैं, उनका एक भी बेस नहीं बचा। अब सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, जो कुछ भी बचे हैं स्क्रैप में बिक रहे हैं वहां पे, और जाकर के अमेरिकन सेना सब अमेरिका चली गई। अब साउथ कोरिया के ऊपर जब नॉर्थ कोरिया हमला करेगा तो अमेरिका आएगा ना उसको बचाने, और जब आएगा तो फंसेगा यहाँ पे। यहाँ पे जिस तरह से यूक्रेन में फंसा है अमेरिका, यूक्रेन में फंसा है ना अमेरिका, न उसको घोटने बन रहा है न निगलने बन रहा है। अब दूसरा मुहाज रूस, ईरान, चाइना, किंग जॉन, इन लोगों ने मिल करके अब अमेरिका को फंसाने की जाल बिछा दिया है साउथ कोरिया के अंदर। जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन, जब 4 साल हो गए यूक्रेन में कुछ हो नहीं पाया, रूस घुसता ही जा रहा है और इनकी पूरी इकोनॉमी क्रैश कर दिया उसने। पूरे यूरोपीय यूनियन के जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस में है। और अब इनके हालात को देख के अमेरिका को किंग जॉन फंसा रहा है साउथ कोरिया के अंदर, कि जब हमला करेगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे तो अमेरिका आएगा बचाने उसको। तो जब अमेरिका बचाने आएगा तो वही निपटा दिया जाएगा। अब जो छोटा मोटा एक बाल बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। कौन है आज अमेरिका के साथ, बताइए ना हमको। भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, कौन अमेरिका का साथ दे रहा है? सबसे बड़े जो एलाइज पार्टनर कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जब ये लोग साथ छोड़ दिए, अब आप सोचिए कि इटली ने जहाज पकड़ लिया अरब का, अगर वो अमेरिका परस्त होता तो पकड़ता। जब इन कंट्रियों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया तो रूस और चाइना तो पहले से ही इनसे जबरदस्त बन के बैठे हैं, ईरान बैठे हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर, अब इजराइल की तो बातें छोड़ दीजिए, अमेरिका को बर्बाद करने के लिए मैं बार बार कहता हूं ना कि किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ट्रंप ही काफी है। पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो अमेरिका परस्त हो चाहे अमेरिका विरोधी हो, सारे लोग एकजुट होने जा रहे हैं और अमेरिका को चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, ताकि ये दुनिया को गुलाम बनाने का सपना अमेरिका देखता है ना, कि हम पूरी दुनिया को गुलाम बना करके हम राज करेंगे और पूरी दुनिया हमारी गुलाम होगी, वो सपना उनका टूट जाएगा। आज पूरी दुनिया अमेरिका, आज बचा कौन है? इजराइल और अमेरिका के अलावा बचा कौन है? कौन है जो अमेरिका का साथ दे रहा है? और किंग जॉन ने तो अपने परमाणु हथियारों को 4 गुना बढ़ाने का ऑर्डर कर दिया अपने सेना को, और कहा है कि अगर तुम्हें लगे कि साउथ कोरिया
हमारे ऊपर हमला करना चाहता है या करेगा, उसके हमले से पहले तुम हमला कर दो। तो एक इशारा दे दिया कि साउथ कोरिया करे ना करे, हम साउथ कोरिया पे कर देंगे। और जब साउथ कोरिया पर हमला कर देंगे तो अमेरिका आएगा उसको बचाने, और नहीं आएगा तो इकबाल खत्म दुनिया से, अमेरिका का काम खत्म हो गया। फिर जाएगा कौन उसके साथ? साउथ कोरिया को बचाने नहीं आई। यही हाल उस वक्त सिंगापुर का हो रहा था। सिंगापुर बहकावे में नहीं आया अमेरिका के, नहीं तो सिंगापुर का हाल वही हाल होता है जो यूक्रेन का हो रहा है। अब साउथ कोरिया ने युद्ध अभ्यास करके एक छेड़खानी कर दिया। इस चतुर्वेदी टिकड़ी, जो फिरोज भाई बोलते हैं कि चतुर्वेदी हैं ये लोग, अब चतुर्वेदियों से निपटने के लिए साउथ कोरिया ने एक छेड़खानी कर दी। अब युद्ध होगा, अगला युद्ध साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में होगा। और वहां अगर अमेरिका नहीं आया, अमेरिका को सबसे बड़ी मार पिटेगी साउथ कोरिया के अंदर, और नहीं आया तो पूरी दुनिया में भद पिटेगी अमेरिका की। अमेरिका की भद पिटेगी, आ गया तो बहुत अच्छी मार पड़ेगी। दोनों में अमेरिका का नुकसान। अमेरिका अपनी तबाही का इतिहास लिखने जा रहा है। ये दुनिया अब अमेरिका से मुक्त होना चाहती है, अमेरिका के पंजों से मुक्त होना चाहती है, अमेरिका की गुलामी से मुक्त होना चाहती है। मुमताज भाई, अब इजराइल की तो बातें नहीं हो रही है। अब तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। जब विभीषण ने बता दिया कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक नाभि में तीर नहीं मारोगे तब तक रावण मरेगा नहीं। इतनी कोशिश के बावजूद भी जब इजराइल नहीं खत्म हो रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं तैयार है किसी बात के लिए, तो दुनिया को पता है कि इसकी ताकत अमेरिका में। अमेरिका को मार दो, इजराइल को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब सारे लोग मिल जाएंगे, चतुर्वेदी सब मिल जाएंगे, सारे नेटो, अमेरिका के दोस्त दुश्मन सब एक हो जाएंगे। फ्रांस की बात सुनिए। फ्रांस ने सुबह को कहा कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहिए, और उसी फ्रांस ने ईरान को जो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में जो परमाणु बम बनाने में जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो सप्लाई किया फ्रांस ने, खुलेआम। बाकायदा जो डील होती है वो तो खुलेआम होती है। फ्रांस ने डील कर किया और उनको दिया ईरान को। अब सुबह को कह रहे थे कि परमाणु कार्यक्रम अपना रोक देना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका जिस तरह से गलत चीजों को करता है आज अमेरिका, उसके ऊपर यही चीजें हो रही है। हम वो बात नहीं कर सकते कि लोग खुलेआम टीवी पर दोगलापन बोल देते हैं, हम नहीं बोलते। ये अमेरिका का जो तरीका है उसी तरीके से आज अमेरिका को लोग मार रहे हैं। और अगली युद्ध आज जो संकेत किंग जॉन ने दिया है, उस संकेत को जान लीजिए कि अगला युद्ध फिलिस्तीन इजराइल के बाद, रूस और यूक्रेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्ध होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर। क्योंकि किंग जॉन भी उसको निपटाना चाह रहे हैं और देखना चाहते हैं कि अमेरिका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा तो भी मारा जाएगा, नहीं आएगा तो अपना इकबाल खो देगा। अमेरिका ही रावण है और उसी की नाभि में अमृत है। उसको जब तक नाभि में हमला नहीं होगा तब तक ये रावण मरेगा नहीं, और जब तक अमेरिका खत्म नहीं होगा, जब तक अमेरिका मारा नहीं जाएगा या युद्ध में उलझाया नहीं जाएगा, तब तक इजराइल नहीं मान सकता है। ये बात पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया इन सब समस्याओं को ठीक करने के मूड में आ गई है। बाकायदा एक मूड चेंज हो चुका है। अब पूरी दुनिया खड़ी है इस चतुर्वेदियों के साथ। जी मुमताज भाई। परेशानी है और नेतन्याहू इसी बात से खौफजदा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली हाथ रह जाएं, तो ये डर है। क्योंकि आप देखिए कि हिजबुल्लाह, जिसे पूरा अमेरिका लग गया था कि उसे डिसआर्म कर दिया जाए, लेकिन डिसआर्म नहीं हुआ, बल्कि जो लेबनान की फौज थी उसने मना कर दिया, कहा कि हम यहाँ लेबनान के अंदर अमन को खतरा पैदा होने वाले किसी काम को हम नहीं करेंगे। ये साफ साफ कह दिया। क्या कर लिया वहां के राष्ट्रपति ने, जो रेजोल्यूशन ले आए थे? कोई फर्क नहीं। आज फजील साहब मैं बात करूंगा सीरिया की भी। सीरिया में जिस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे रूस का कंट्रोल हो जाएगा। रूस का कंट्रोल का मतलब हम ये समझते हैं कि फिर ईरान भी वहां पे आ जाएगा। और इसके बाद तो ये जो मंसूबा पूरा इन्होंने बना रखा था अमेरिका और इजराइल ने, और वहां से अब अमेरिकी बेस खत्म हो रहा है। जो आपने कहा इराक से खत्म हो रहा है। अभी खबर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो खबर वहां पे आया है कि वहां सायरन बजने की आवाज आई है, जो अमेरिकन वहां पे फौजी अड्डा है, वहां क्या हुआ है अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी। तो ये जो हालात है, फजील साहब, क्या आपको लग रहा है कि अगर सीरिया पे रूस का कंट्रोल होता है, क्या ये कोई मामूली बात होगी फजील साहब? देखिए, सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में शिया सुन्नी की भी बात कराई गई, लेकिन वहां के आर्मी चीफ ने कह दिया कि हिजबुल्लाह हमारा भाई है, हमारे उसके बीच में कोई इख्तलाफात नहीं है, हम जो भी काम करते हैं मिल के करते हैं। ये औंधे मुंह गिर रहा अमेरिका, उसके सारे जो दाव है ना, ये पुराने दाव 40 साल से कितना घिसेगा उस पुरानी टेप को, एक ही रील बार बार चलाएंगे तो घिस जाएगी ना। और सीरिया के अंदर तेल तेल के भंडारण में आग लगवा रहे, सीरिया के अंदर तेल के भंडारण में आज आग लगी, वो आग प्रायोजित थी, उसको इजराइल ने लगवाई, ये अमेरिका ने लगवाई, सबको पता है। और जिस तरह से आप कह रहे कि सीरिया पर रूस का हमेशा नियंत्रण रहा है, कभी भी बशर अल असद से लेकर के आज तक कभी रूस का नियंत्रण खत्म हुआ ही नहीं सीरिया के ऊपर। वो केवल एक भूमिगत होकर के एक फ्रंट पे आना, एक थोड़ा साइड से आना, कभी भी ईरान और रूस की वजह से। अगर आज जुलानी से क्यों इजराइल खफा है, क्यों अमेरिका खफा है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये ईरान पर हमला करे, ये अपनी सेना दे देंगे इजराइल, चूंकि अब इजराइल जा करके सीरिया क्रॉस करके हमला तो कर नहीं पाएगा, और इतनी जो बॉर्डर लगता है सीरिया से, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं कि एक पहाड़ी पार करने में इनको 5 साल लग जाएगा। आसान नहीं है कि इजराइल के सैनिक जो बेचारे आईडीएफ पिज्जा बर्गर सेना जो टैंक की आवाज सुन के बेहोश हो जा रही है, वो 40 किलोमीटर की पहाड़ी को चढ़ करके पार करना आसान काम नहीं है, जहां पे खतरनाक जानवर हैं, जहां कांटे हैं, जहां बिच्छू है, जहां सब तमाम चीजें ऐसी हैं जो आसान नहीं है पार कर पाना। जो टैंक की आवाज चलते गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, वो जाएंगे ईरान की पहाड़ी पर पार करके जाना है। सद्दाम हुसैन साहब नहीं पार कर पाए। तो सबसे बड़ा नेचुरल हिमालय से भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं ईरान के सीरिया बॉर्डर से, कोई रास्ता इनके पास नहीं है। एक तरफ मेडिटेरियन सी जो है, एक तरफ वो हुर्मुस स्टेट ऑफ हुर्मुस ने कवर कर रखा है, तीन तरफ जो है इनको पहाड़ी ने प्रोटेक्ट कर रखा है, एक तरफ डेजर्ट ने प्रोटेक्ट कर रखा है। ईरान तो नेचुरल सुरक्षा में, अल्लाह की सुरक्षा में है वो तो इन्होंने कोशिश किया कि जुलानी से कह करके हम सीरिया के माध्यम से हमला करा दें और बाद में कह देंगे शिया सुन्नी का मामला है, लेकिन नहीं चल पाया। जुलानी तो जा करके यूएई से टीम करके अपना पोर्ट बनाने का एग्रीमेंट साइन करने लगे। उन्होंने अपने लड़ाकों को सीरिया की नागरिकता दे करके एक बेहतरीन शासक जो एक लीडर करता है अपने कंट्री के लिए, जुलानी वो काम करने लगे। जुलानी को लाया गया था ईरान पे हमला करने के लिए, जुलानी सीरिया की बदहाली को दूर करने में लग गए। इसी की वजह से अगर बीच में टर्की जुलानी को नहीं निकाल के ले गया होता तो जुलानी की हत्या हो गई होती, ये जान लीजिए आप। गद्दाफी साहब का जो था वही हाल इनका हो गया होता, लेकिन टर्की ले गया और आज भी जुलानी पूरी तरह से कंट्रोल में है। रूस और टर्की में तो कोई इख्तलाफात नहीं है, वो तो दोस्त मित्र है, मित्र देश है एक दूसरे के। तो आपको क्या लगता है कि टर्की अगर वहां हस्तक्षेप कर रहा है तो रूस की रजामंदी नहीं उसमें? बिना रूस की रजामंदी के टर्की और रूस एक ही है, ये इन लोगों का भ्रम है। बहुत बड़ा टाइमिंग और ट्यूनिंग दोनों की बहुत अच्छी है। और टर्की ने, रूस ने कहा कि भाई टर्की से कि तुम ही संभालो इनको अभी, और टर्की कभी भी रूस का कभी भी नहीं तो इजराइल अपनी सेना भेज करके वहां पे तोड़ फोड़ कराता, और जो भी हमारे वहाँ इबादत गाहें हैं उनको डिस्टर्ब करके एक नफरत की चीज खड़ा करने में तो, इस्लामोफोबिया में तो इस्लाम मास्टर है इजराइल, लेकिन चल नहीं पाई उनकी। जी फजील साहब, यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब लिखा है कि आजकल जॉर्डन बहुत हिम्मत दिखा रहा है। जॉर्डन की ओर से बयान आया है कि इजराइल वेस्ट एशिया में शांति की सभी संभावनाएं खत्म कर रहा है क्योंकि उसने गाजा पर कब्जे की इजाजत दे दी है। जॉर्डन से भी या तमाम से जो अब आवाजें उठ रही, फजील साहब क्या आपको लग रहा है? चलिए ठीक है, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान ये तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सऊदी अरब, तुर्की, ये सब, क्योंकि कब्जे को लेकर के तो इन्होंने भी मजम्मत की थी और कहा था ये नाकाबिले कबूल है। आज रजब तैयब अर्दगान का भी बयान आया
कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे कि पूरा जो है इजरायली फौज कंट्रोल करे गाजा को। फजील साहब, तो क्या क्या इसके बावजूद जो है ये हिम्मत करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, जॉर्डन को ईरान का जो बसीजी ग्रुप है पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका है, ये बात मान लीजिए आप। और जॉर्डन को ये एहसास हो गया है कि जब अमेरिका इजराइल को नहीं बचा पाया तो जॉर्डन को कै दिन बचा पाएगा। जहां पूरी आवाम मुसलमान है और वो तख्ता पलट करने के लिए पूरी तैयारी है। ईरान का इशारा जिस दिन होगा, आप देख लीजिएगा, सुबह उठिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जॉर्डन का तख्ता पलट गया। अभी फिलहाल खामेनेई साहब का इशारा नहीं है उस पर। बसीजी ने पूरे जॉर्डन को अपने कंट्रोल में ले रखा है और ये बात अच्छी तरह जान रहे हैं जॉर्डन के बादशाह कि अमेरिका हमारी अब कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो इजराइल की मदद नहीं कर पाया वो हमारी मदद क्या करेगा। अब उनको डर इस बात का है कि एक तरफ अगर गए तो अमेरिका मारेगा, उधर गए तो ईरान मारेगा, लेकिन ईरान उस पर कोई हमला नहीं करेगा। ईरान ने अपना प्लान सेट कर रखा है कि बसीजी ग्रुप वहां जा करके पब्लिक में घुल मिल करके पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। अगर जॉर्डन ने कुछ भी किया, यहां तक कि जॉर्डन के रास्ते इजरायली लोग जो भाग रहे थे उसको भी रोकने की कोशिश हुई कि, लेकिन वहां पे बसीजी ग्रुप ने जो है, जो लोग भी इजरायली यहूदी जॉर्डन के रास्ते भागना चाह रहे थे, उनको मदद किया बसीजी ग्रुप ने बाहर निकलने में। नहीं रोक पाए नेतन्याहू, काफी कई लाख लोग जॉर्डन के रास्ते निकल गए। तो बसीजी ग्रुप तैयार बैठा है, जिस दिन खामेनेई साहब का इशारा हो जाएगा उस दिन तख्ता पलट होगा। आप किसी दिन भी देख लीजिएगा, अगर जॉर्डन ने 1 इंच भी कुछ करने की कोशिश की, जॉर्डन कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनकी इकोनॉमी यहाँ तक कि अमेरिका के पैसे से वो जहाज में उड़ते हैं बादशाह उनके। तो जब बादशाह स्विमिंग पूल तो जैसे श्रीलंका में हो गया था, वैसे उनका भी तैयार है पब्लिक को नहाने के लिए। तो पब्लिक की पूरी तैयारी है, बसीजी ग्रुप लगा हुआ है। आप जिस दिन आप सुबह उठेंगे, आप देखेंगे कि तख्ता पलट हो गया, जॉर्डन में सरकार बदल गई। जी।